हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 66 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड फर्म्स, या इसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। अच्छा, इसके बारे में मैं बात करूँ डिटेल में उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से इसका कनेक्शन बनाते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 65 को आपको दो पार्ट में पढ़ाया था, पार्ट 1 पार्ट 2। उन दोनों पार्ट में मैंने टाइप्स ऑफ फर्म आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF यूनिट्स जो होती हैं, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, विद इन दैट वन पर्सन कंपनी क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। वहाँ एक टाइप ऑफ फर्म मैंने छोड़ दिया था, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्योंकि जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ेंगे तो वहाँ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो नेचर होता है, उनको बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो पर्पज होता है, उनका जो मैनेजमेंट वो कैसे काम करती हैं, वो सब हम वहाँ डिटेल में देख लेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो जो यूजुअल फॉर्म ऑफ फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, HUF, वो सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। उससे भी पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था इंडिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर हमने बात की थी। उसके इंट्रोडक्शन में हमने ये बात किया था कि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिनमें कि बैंक्स आते हैं, और वो भी इंस्टीट्यूशंस जो बैंक का काम नहीं करते, यानी नॉन बैंकिंग, लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज, हेज फंड कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज, एंड लाइक मर्चेंट बैंकिंग्स एंड मेनी अदर लाइक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो जो हमने FIs के बारे में बात किया था, तो हमने ये कहा था कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती हैं, यानी एक बिचौलिए की तरह काम करती हैं। तो ये इंटरमीडियरी किनके बीच में होती हैं? हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में। और हमने ये भी देखा था कि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो पैसा होता है वो हाउस होल्ड की सेविंग होती है, और जो फर्म्स होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फर्म लोन लेता है तो वो अपनी एक कोई सिक्योरिटी बेचता है। ठीक है, लोन जब भी लेता है कोई फर्म तो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लेता है। तो जितनी तरह की सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक से पैसे उठाते समय, ठीक है, तो जब भी कोई फर्म लोन लेता है तो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लेता है। ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता है, लोगों से भी ले सकता है। तो उन्हीं सभी पॉसिबल सिक्योरिटीज़ के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। साथ ही साथ फर्म्स के अलावा गवर्नमेंट भी लोन लेती हैं। तो गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो लोन लेने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। और बाकी तो हमने बताया ही था कि हाउस होल्ड पैसा देती है क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फर्म्स को पैसा देती हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलता है, और फर्म्स क्यों लेते हैं? बिकॉज उनको प्रोडक्शन करना है और फिर वो सेल करते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, वो उनका प्रॉफिट होता है, और इस तरह से चीज़ें चलती हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज के लेक्चर का जो मेन एजेंडा है कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट या फिर जो फर्म्स हैं जब ये लोन लेती हैं तो किस सिक्योरिटी के बदले लोन लेती हैं। तो जो भी पॉसिबल सिक्योरिटीज़ हम उनको यहाँ डिटेल में देखेंगे। नॉट एग्जैक्टली डिटेल, हम उनका पूरा ओवरव्यू, पूरा आइडिया देखेंगे, पर इनको हम डिटेल में सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे, पर यहाँ भी एक काइंड ऑफ डिटेल ही होगा। तो अब इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल आता है कि सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं। ठीक है, अगर इन्हीं सिक्योरिटी के बदले में सरकार या फर्म पैसे उठा रही है तो व्हाट इज़ सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी इज़ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो सवाल है कि फिर फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं? तो फाइनेंशियल एसेट वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको बेचकर हमें पैसा मिलता है, यानी अगर किसी चीज़ को बेचने से अगर हमें पैसा मिल रहा है तो वो फाइनेंशियल एसेट है, और सिक्योरिटी ऐसे ही फाइनेंशियल एसेट होती हैं, जो सिक्योरिटी हम यहाँ पे बात करेंगे। पर यहाँ पे जो सिक्योरिटी की हम बात करने वाले हैं वो बॉन्ड्स और शेयर्स के फॉर्म में है कि कितनी तरह के बॉन्ड्स होती हैं,
शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स, नॉर्मल, प्रेफरेंशियल शेयर्स, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी, बॉन्ड और शेयर्स की बात हो रही है, पर फाइनेंशियल एसेट और क्या हो सकते हैं उसको समझने के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। कोई कंपनी है या कोई फर्म ए है, और अगर इस फर्म ए के अगर हम पॉसिबल फाइनेंशियल एसेट्स देखें तो क्या होंगे। तो देखिए, पहली बात तो वो फर्म जो है वो जिस ज़मीन पे खड़ी है, उस फर्म ने वो ज़मीन अगर परचेस किया है तो वो लैंड, वो जो पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जितने इक्विपमेंट हैं, जो भी मशीनरीज हैं, साथ ही साथ उसने जो टेक्नोलॉजी परचेस कर रखा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो इनटेंजिबल है, पर लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट और जो उस फर्म के अपने इन्वेंट्रीज हैं, यानी जो उसका अभी स्टॉक है रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जो भी रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड होते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट, सेमी फिनिश का मतलब है कि जिनमें अभी पूरा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, वो प्रोडक्शन के इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं, और अगर जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, रेडी टू सेल है, उनको बोलते हैं फिनिश्ड गुड। तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड ये इन्वेंट्रीज कहलाती हैं। तो जब हम लैंड, फैक्ट्री, मशीन्स, इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज और उसका जो कैश है, वो जो फर्म के पास जो कैश है, ये सब उसका फिजिकल एसेट है, ठीक है। और ये सब टेंजिबल एसेट है, ठीक है, बिकॉज ये फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है। और अगर हम इनटेंजिबल एसेट की बात करें, यानी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, उस कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी परचेज कर रखा है, साथ ही साथ उस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए भी कंपनीज पैसे खर्च करती हैं, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट से वो ब्रांड वैल्यू बनाती हैं। जो उसके पास कस्टमर डेटाबेस है, ठीक है, जो उसने कस्टमर एक्वायर कर रखा है, जो उस कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं या बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, जो डी मटेरियल फॉर्म में उसके डीमेट अकाउंट में है। देखिए, अगर कोई एसेट मटेरियल फॉर्म में है तो वो मटेरियल फॉर्म में एसेट है, लेकिन जब हम किसी एसेट को डी मटेरियल, नॉन फिजिकल फॉर्म में होल्ड करते हैं, लाइक जो शेयर्स होते हैं या जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो मटेरियल फॉर्म में नहीं है तो जिस अकाउंट में होते हैं उनको डीमैट अकाउंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेयर्स या बॉन्ड डी मटेरियल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सब उसके नॉन टेंजिबल एसेट हो गए। तो जो भी उसके, तो ये सब एक कंपनी के एसेट हो गए, राइट। और अगर ये सब वो बेचती है, ब्रांड वैल्यू बेचती है, तो पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर वो अपने कस्टमर का, जो उसने कस्टमर एक्विजिशन किए हैं, उनका डेटा बेचती है तो उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। बाकी शेयर्स और बॉन्ड्स बेचेगी तो पैसा मिलेगा। तो ये सब उसके एसेट है, बाकी उसके फिजिकल एसेट तो हैं ही। ये सब फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं, वो बॉन्ड्स और शेयर्स की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड्स और शेयर्स ऐसी सिक्योरिटी होती हैं जिनको बेचकर या जिनको प्लेज करके गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स पैसे उठाती हैं। अब देखिए, सिक्योरिटी जिनके अगेंस्ट लोन मिलता है, यानी जब सरकार या कोई कॉरपोरेट लोन उठाती है तो वो या तो बॉन्ड के अगेंस्ट उठाती है या शेयर के अगेंस्ट, ठीक है। तो पहले कॉरपोरेट के पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर कोई कंपनी अपनी इक्विटी बेचती है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एलएलपी होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं। अगर ये एक लीगल एंटिटी है तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती हैं, यानी इनके अपने लीगल राइट्स होते हैं, तो ये टैक्सेस भरती हैं और इनकी लाइबिलिटीज़ भी अपनी लाइबिलिटी होती है। ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके शेयर कैपिटल तक, यानी अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो कंपनी पे जितनी लाइबिलिटी है वो कंपनी की लाइबिलिटी है। ओनर्स उतना ही पैसा लूज करेंगे जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बाकी कंपनी के एसेट बेचकर जिनका भी पैसा चुकेगा, जिनका भी बैंक या क्रेडिटर का पैसा रह जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसकी अपनी अलग लाइबिलिटीज़ हैं, ओनर्स उससे सेपरेट हैं। यही होता है कॉन्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी का। अब बात कर लेते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, ठीक है,
यानी वो अपनी मालिकाना हक, इक्विटी, ओनरशिप राइट्स बेच रही है। ठीक है, तो अगर इक्विटी बेच के पैसे उठाए जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि शेयर्स के थ्रू पैसे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो शेयर्स यानी इक्विटी बेच के जो पैसे उठाई जाती हैं, तो ये शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल शेयर्स या प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, अब नॉर्मल शेयर्स मतलब ये वो शेयर्स होते हैं जहाँ पे आपको मतलब जो ओनरशिप राइट होती है वो अपने आप में फुल या कंप्लीट होती है, इन द सेंस कि जो भी इक्विटी होल्डर है उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, यानी वो कल के अगर वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में आता है, यानी अगर उसने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इक्विटी होल्ड कर रखी है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनेगा, उसके पास वोटिंग राइट्स होंगे, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो कंपनी की जो भी मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग है वो उसका पार्ट होता है। प्रेफरेंशियल शेयर्स जो लोग होल्ड करते हैं इनके पास लिमिटेड ओनरशिप राइट होती है, यानी ये भी इक्विटी होल्ड करते हैं पर इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है, यानी कल की डेट में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर नहीं बन सकते हैं और ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग में उन सब में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं तो इनको कुछ लाभ मिलना चाहिए, एडिशनल फ़ायदा मिलना चाहिए वो चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए, तो इनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर कल की डेट में कंपनी बैंकरप्ट होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी अपनी लाइबिलिटीज जो बैंकों को या पब्लिक को चुकाना अगर वो नहीं चुका पा रही है और कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है, तो जब उसके एसेट बेचे जाते हैं तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है इनको नॉर्मल शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलता है। वो मैं आपको विद एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा। तो ये तो शेयर्स की बात हो गई, यानी जो लोग शेयर्स को होल्ड करते हैं दे एक्चुअली होल्ड द इक्विटी। तो अगर कंपनी का इक्विटी यानी ओनरशिप राइट्स बेचकर पैसे उठाए जाएं तो वो सब शेयर्स कहलाते हैं। अब बॉन्ड्स, जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो देखिए लार्जली आपको दो तरह के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, पहला गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दूसरा कॉरपोरेट बॉन्ड। अगर सरकार कोई बॉन्ड इशू करती है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड है, और अगर कोई कॉरपोरेट यानी कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर कोई बॉन्ड इशू करती है तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड ये दोनों ही बॉन्ड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम की हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड जिनकी मैच्योरिटी 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड की होती है उनको हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड कहते हैं। और जब भी बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा की होती है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड की बात करते हैं तो वो यूजुअली 5 से 30 साल वाले होते हैं, यानी 5 साल के हो सकते हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12, 15, 18, 20, ओके, और यूजुअली 20 साल के ऊपर के कम होते हैं पर इट कैन गो अप टू 30 और इवन मोर। तो 5 साल से 30 साल वाले बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कहलाते हैं, 1 साल से कम वाले शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। अब जब हम गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये होते हैं दो तरह के, एक तो होते हैं सीएमबी, दूसरे होते हैं टीबी, इनको टी बिल्स भी कहते हैं। सीएमबी का मतलब होता है कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है, और टीबी का मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसको हम कहते हैं डीएस यानी डेटेड सिक्योरिटीज़। अब मैं ब्रीफली बताता हूँ कि ये सब होते क्या हैं। देखिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड यानी कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल अगर शॉर्ट टर्म है तो इनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। अब सीएमबी और टीबी में अंतर क्या होता है, जो कैश मैनेजमेंट बिल होते हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म के होते हैं, यानी जब भी सरकार को 91 डेज से कम के लिए लोन लेना हो, ठीक है, यानी अगर गवर्नमेंट 91 डेज से कम के लिए कोई बॉन्ड इशू करती है तो वो कैश मैनेजमेंट बिल्स कहलाते हैं। और अगर 91 डेज या 91 डेज से ज़्यादा लाइक 90 तो वो ट्रेजरी बिल्स होती हैं। अब ट्रेजरी बिल्स 3 फॉर्मेट में सरकार इशू करती है, 91 डेज़ की होती हैं या फिर 182 डेज़ की होती हैं या 364 डेज़ की। तो अगर 91, 182, 364 डेज़ की अगर आपको बॉन्ड सरकार इशू करती है तो वो ट्रेजरी बिल्स हैं, 91 डेज से कम वाले कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं। ये कैश मैनेजमेंट बिल्स और ट्रेजरी बिल्स ये दोनों ही, ये जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है,
और इन्हें परचेज कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये जनरल पब्लिक को नहीं बेची जाती हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात है, कैश मैनेजमेंट बिल या ट्रेजरी बिल्स को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पे कोई कूपन रेट यानी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो फिर इन पे क्या मिलता है? तो जो कैश मैनेजमेंट बिल्स या ट्रेजरी बिल्स हैं, दीज आर सोल्ड एट डिस्काउंटिंग रेट, यानी ये डिस्काउंटिंग बॉन्ड्स होती हैं। यानी इन बॉन्ड्स पे जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है उससे कम कीमत पे ये बेची जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड एट डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज वाई दे आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। यानी इन पे कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, दे आर सोल्ड एट डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख का बॉन्ड है। ठीक है, अगर वो सरकार ने मान लीजिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसे 90,000 में खरीदा, तो जिस प्राइस पे उस बॉन्ड को खरीदा गया है वो कहलाएगा बॉन्ड प्राइस, यानी 90,000 बॉन्ड प्राइस हो जाएगा। 1 लाख उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है। मान लीजिए उसकी मैच्योरिटी है, यानी वो एक ट्रेजरी बिल है जो 364 डेज उसकी मैच्योरिटी है। तो 364 डेज पूरा होने पे जो भी बॉन्ड होल्डर है, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको होल्ड करेगी, बैंक या जो भी, ठीक है, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो उसने खरीदा था 90,000 में, उसको मिला 1 लाख रुपए, तो बॉन्ड प्राइस 90,000 था, फेस वैल्यू 1 लाख। ये जो गैप होता है 10,000, यानी फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड प्राइस, ये जो गैप है दिस इज नोन एज बॉन्ड यील्ड, या यही उसका आप कह लीजिए कि गेन है। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट बिल्स आर बॉन्ड्स, वेरी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड फॉर पीरियड लेस देन 91 डेज। 91 डेज से 364 डेज वाले ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंटिंग रेट पे इशू किए जाते हैं, यानी जो भी एफआईज इनको खरीदती हैं वो डिस्काउंटिंग रेट पे खरीदती हैं और मैच्योरिटी पे जो फेस वैल्यू होती है उनको मिलती है। तो जो रेट यानी डिस्काउंटिंग रेट जिस बॉन्ड प्राइस पे खरीदा गया है और जो फेस वैल्यू मिलनी है उसके बीच का गैप जो बॉन्ड यील्ड होता है वो मुनाफा होता है। और देखिए, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल्स ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती हैं एफआईज को, यानी इसे स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती और इन्हें जनरल पब्लिक नहीं खरीद सकती। वहीं पे सरकार की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होती हैं उनको हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं डेटेड सिक्योरिटी कहलाती हैं। अब इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं ये इनकी मैच्योरिटी जो होती है यूजुअली 5 साल से 30 साल, यानी 5 साल वाले बॉन्ड हो सकते हैं या 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12, ऐसे ही 30 साल तक के। और देखिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स यानी डेटेड सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट तो इशू करती है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती हैं। यानी स्टेट गवर्नमेंट को अगर अपनी फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करना है तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, बेचती हैं, उनको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी ये डेटेड सिक्योरिटी बेची जाती हैं तो इन्हें बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो खरीद सकते ही है, साथ ही साथ इन्हें पब्लिक भी खरीद सकती है थ्रू द पोस्ट ऑफिस बैंक। अब देखिए, ये जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं इन पे क्या रिटर्न होता है, तो इन पे जो भी बॉन्ड होल्डर को रिटर्न मिलता है वो है फिक्स इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। से फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने सरकार की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, डेटेड सिक्योरिटी है, इसको खरीदा, 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, यानी 5 साल बाद वो मैच्योर होगा, उस पर जो वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए यानी फेस वैल्यू। अब उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, से फॉर एग्जांपल 9% का फिक्स इंटरेस्ट रेट। अब ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये हाफ ईयरली इंटरवल्स पे, यानी कि 4.5% उसको पहले 6 महीने, मतलब ये 9% जो है
वो उसको साल भर में अगर इंटरेस्ट मिलना है तो 4.5% मिलेगा पहले 6 महीने पे, फिर 4.5% नेक्स्ट 6 मंथ का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 6 महीने यानी हाफ ईयरली बेसिस पे किए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको ऐड कर दें तो वही आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो 5 सालों तक 9% का ब्याज मिलेगा बॉन्ड होल्डर को, और 5 साल होते ही वो इस बॉन्ड को रिडीम कर सकता है, यानी सरकार को ये वापस से बेच देगा और इसके बदले में जो फेस वैल्यू लिखी है वो उसको बॉन्ड होल्डर को मिल जाएगा। यानी कि 9% सालाना का ब्याज जो उसको मिलेगा, और 5 साल बाद जिस प्राइस पे उसने खरीदा था वो उसको कीमत मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका रिटर्न क्या था, वही फिक्स इंटरेस्ट जो उसको 9% मिल रहा था। अब ये फिक्स इंटरेस्ट की जगह फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि रेपो रेट से लिंक्ड होता है। अब रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट कहते हैं। अब ये रेपो रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जिस पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर रेपो रेट घटेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा। यानी रेपो रेट के बढ़ने या अगर रेपो रेट से लिंक्ड है, यानी रेपो रेट के बढ़ने पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और अगर रेपो रेट गिरेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। इसको हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब सवाल है कि रेपो रेट बढ़ता घटता क्यों है, तो वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। आरबीआई का जो मेन काम है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और उसे आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से करती है, और रेपो रेट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो आरबीआई को ये पता चल गया कि भाई मनी सप्लाई ज़्यादा है, इसीलिए डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंकों के लिए लोन लेना महंगा पड़ता है, और बैंक भी हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई घटती है। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, और जब इन्फ्लेशन गिरता है तो आरबीआई रेपो रेट को घटा देती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम है तो आरबीआई विल फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर दैट वो चाहेगी कि इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो रेपो रेट कम कर देगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से रेपो रेट बढ़ता है तो जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते हैं। अगर इन्फ्लेशन गिरता है, रेपो रेट गिरता है, तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी गिरते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से लिंक्ड है या इन्फ्लेशन से प्रभावित हो रहा है तो वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, अदरवाइज फिक्स। यूजुअली जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उन पे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। अब डेटेड सिक्योरिटी का अगर एग्जांपल दूं मैं, यानी गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनका एक एग्जांपल है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं इनके बारे में लिख कर बात करूंगा। आते हैं अब कॉर्पोरेट बॉन्ड पे। कॉर्पोरेट बॉन्ड भी शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है कॉमर्शियल पेपर, दूसरा है कॉमर्शियल बिल, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब देखिए, ये जो कॉमर्शियल पेपर है ना, और ये जो कॉमर्शियल बिल्स हैं या जो ये सीडी है, ठीक है, ये तीनों ही जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये कंपनीज के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस के टूल हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट हैं, और ये तीनों ही क्या हैं, जीरो कूपन बॉन्ड हैं। यानी कि ये ऐसे बॉन्ड हैं जिन पे एज सच कोई फिक्स या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो इन पे क्या मिलता है, तो ये तीनों ही एक तरह के प्रोमिसरी नोट हैं, यानी प्रोमिसनरी नोट हैं। प्रोमिसनरी नोट मतलब, और ये तीनों ही अनसिक्योर्ड होते हैं। तो जो इनको इशू करता है वो ये प्रॉमिस करता है कि मैच्योरिटी पे जो इस पे फेस वैल्यू लिखी है वो बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, ठीक है। तो बॉन्ड होल्डर फिर इन प्रॉमिसरी नोट को जब खरीदता है तो वो डिस्काउंटिंग रेट पे खरीदता है, ठीक है। तो ये तीनों ही अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, या इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। इनको बेचा जाता है डिस्काउंटिंग रेट पे, और जो भी इनको खरीद रहा है उसको मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू मिलती है, यानी जिस पे उसने खरीदा था जिस रेट पे,
और जो फेस वैल्यू है उसके बीच का जो गैप बॉन्ड यील्ड है वो उसका मुनाफा है। अब सवाल है कि ये जिस डिस्काउंटिंग रेट पे खरीदे जाते हैं वो नेगोशिएबल होता है। दूसरी बात है कि ये ट्रेडेबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना एक कॉमर्शियल पेपर बैंक ऑफ बड़ौदा को बेचा। अब उस कॉमर्शियल पेपर पे क्या लिखा है, 1 लाख रुपए उसकी मैच्योरिटी है, लेट सपोज 1 ईयर, ठीक है, या 1 साल से कोई भी कम दिन, ठीक है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म है। तो अब मान लीजिए उस 1 लाख कॉमर्शियल पेपर के बदले रिलायंस इंडस्ट्री को ने 1 लाख का कॉमर्शियल पेपर दिया, बैंक ने उसको 90,000 का लोन दिया, ठीक है। तो 1 साल बाद या 1 साल होते ही बैंक को मिलेगा 1 लाख रुपए, तो वो 10,000 बैंक के लिए बॉन्ड ले लिया, वो आप इंटरेस्ट रेट या 10% का। तो यानी कि कॉमर्शियल पेपर को जब बैंक ने खरीदा तो डिस्काउंट करके खरीदा, डिस्काउंटिंग रेट पे। अब अगर बैंक ये चाहती है कि 1 साल से पहले उसको पैसे मिल जाएं, तो ये कॉमर्शियल पेपर्स ट्रेडेबल होते हैं, यानी ये बैंक किसी दूसरे बैंक को बेच सकती है, ठीक है। तो जब दोबारा कोई इसे खरीदेगा तो वो फर्दर डिस्काउंट, मतलब वो भी एक डिस्काउंटिंग रेट पे खरीदेगा, तो ये रीडिस्काउंटिंग हो जाता है। से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना कॉमर्शियल पेपर बैंक ऑफ बड़ौदा को बेचा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 90,000 रुपये दिया, 1 लाख का कॉमर्शियल पेपर। अब ये चाहे तो आरबीआई को बेच सकती है बैंक रेट पे। और मैंने आपको पढ़ाया था बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है अगेंस्ट देयर फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, एंड दिस कॉमर्शियल पेपर आर वन ऑफ द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, ठीक है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। और कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है, चूँकि ये अनसिक्योर्ड है तो बैंक्स कॉमर्शियल पेपर एक्सेप्ट करती हैं जो भी हाई नेटवर्थ कंपनीज़ हैं या हाई एसेट वैल्यू कंपनीज़ हैं, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप के जो कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोमिसरी नोट हैं, डिस्काउंटिंग रेट पे ख़रीदे जाते हैं। अब किस रेट पे ख़रीदे जाएंगे वो डिस्काउंटिंग रेट नेगोशिएबल होता है और ये फर्दर ट्रेडेबल होते हैं, इनको फिर से बेचा जा सकता है रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी पे, ठीक। अब कॉमर्शियल बिल भी कॉमर्शियल पेपर की तरह होते हैं, लेकिन ये काम में आते हैं एमएसएमईज़ के केस में, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी समझो कि बैंक एमएसएमईज़ पे ट्रस्ट नहीं करती हैं बिकॉज ये अनसिक्योर्ड है। कॉमर्शियल बिल्स, मैं सीबी की बात कर रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। इस कॉमर्शियल बिल को बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो अगर ये सीबी अनसिक्योर्ड है और ये एक प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, तो बैंक को लगता है कि यार ये चुकाएगा नहीं चुकाएगा, ठीक है, तो सीबी पे जल्दी लोन नहीं मिलता है, तो ये सीबी फिर काम किस आती है, तो ये दो फॉर्म के बीच में ट्रांजैक्शन की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, उसको दूसरे फॉर्म से रॉ मटेरियल लेना है, तो मान लीजिए फॉर्म ए फॉर्म बी से 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेस करना चाहती है, ठीक है, तो वो करेगी क्या कि 1 लाख का कॉमर्शियल बिल फॉर्म बी को देगी। अब फॉर्म बी जो है इसको डिस्काउंटिंग रेट पे लेगा, तो अगर फॉर्म बी इसे 90,000 में ख़रीदता है तो फॉर्म ए को 1 लाख का सामान नहीं 90,000 का ही सामान मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म ए ने 1 लाख का कॉमर्शियल बिल दिया फॉर्म बी को, बदले में फॉर्म बी ने उसको इस कॉमर्शियल बिल के 1 लाख की वैल्यू को 90,000 मतलब 90,000 पे लाया, 10% डिस्काउंट रख के, और 90,000 का सामान दे दिया। अब ये फॉर्म बी करेगी क्या कि इस कॉमर्शियल बिल को फर्दर किसी बैंक को बेच देगी, ठीक है। अब वो बेचने का जो प्रोसेस होता है अब तो ऑनलाइन होता है, देयर इज अ पोर्टल, उन्हें ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। वहाँ क्या होता है कि फॉर्म बी इस कॉमर्शियल बिल को ट्रेड के पोर्टल पे अपलोड कर देगी, फॉर्म ए अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करके इस कॉमर्शियल बिल को अप्रूव कर देगी, फिर फॉर्म बी इसको बिडिंग पे डालेगी और बैंक्स बिड करेंगे, जो हाईएस्ट बिडर मतलब जो हाईएस्ट बिडर होगा, यानी फॉर्म बी जो वैल्यू चाहती है जो उसको मैच करेगा उसको बेच दी जाएंगी। और फिर 1 साल होने पे जो भी इस कॉमर्शियल बिल पे वैल्यू लिखी है वो फॉर्म ए होल्डर को पे करेगा। और सेम इस तरह का ही ट्रांजैक्शन, जैसा कॉमर्शियल पेपर देकर कॉरपोरेट बैंक से लोन ले रही थी, अगर यही स्ट्रक्चर पलट दिया जाए, यानी अगर कोई बैंक किसी कॉरपोरेट से लोन लेना चाहती है तो बैंक अपना सीडी बेचती है और डिस्काउंटिंग रेट पे लोन लेती है, उसको हम बोलते हैं सीडी, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल पेपर है
मतलब कॉरपोरेट लोन ले रही हैं बैंक से। अगर बैंक को कॉरपोरेट से लेना है यानी हाई नेटवर्थ कंपनी से लोन लेना है तो वो सीडी का यूज करती हैं। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट टर्म है। तो ये तीनों ही क्या है, अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है, मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, प्रोमिसनरी नोट है यानी प्रॉमिस कर रहे हैं कि दे विल पे द बियरर और होल्डर दैट मच अमाउंट जो फेस वैल्यू है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये प्रोमिसनरी नोट हो गई। ये तीनों ही जो भी इनकी डिस्काउंटिंग होती है वो नेगोशिएबल होती है एंड दे आर ट्रेडेबल, ये फर्दर बेचे जा सकते हैं। अब देखिए, अब कॉरपोरेट के जैसे गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स डेटेड सिक्योरिटीज़ थी, वैसे ही कॉरपोरेट के भी अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। इंडिया में जो कॉरपोरेट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं इनको हम डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये डिबेंचर्स के हम टाइप नीचे बात करेंगे। तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, दे आर इशूड फॉर मोर देन 1 ईयर। अब डिबेंचर्स जाहिर सी बात है ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं तो दे आर यूजुअली इशूड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो 5 साल से 30 साल तक की इनकी मैच्योरिटी पीरियड हो सकती है डिबेंचर की। दूसरी बात है, इंडिया में जो भी डिबेंचर्स इशू होते हैं दे आर यूजुअली सिक्योर्ड एंड दे आर रिडीमेबल। अब ये सब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। और तीसरी बात क्या है कि ये जो डिबेंचर्स होते हैं ना, ये आपके लाइक यहाँ डेटेड सिक्योरिटी क्या था कि अगर आपने डेटेड सिक्योरिटी परचेस किया है तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा और मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू मिल जाएगी यानी जिस पे आपने खरीदा है। सेम डिबेंचर के केस में होता है, कोई डिबेंचर आपने जितने पैसे दे के खरीदे हैं डिबेंचर आपके पास होगा, आपको हर साल कूपन रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट भी कहते हैं, यानी डिबेंचर्स पे या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को कूपन कहते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कूपन रेट कहते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स पे जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सालाना मिलेगा और फिर मैच्योरिटी पे आप डिबेंचर्स कंपनी को वापस से बेच दें, आपको जो फेस वैल्यू है मिल जाएगी, यानी आपने जिस पे खरीदा था वो पैसा मिल जाएगा। तो आपका रिटर्न क्या था, एनुअल इंटरेस्ट रेट, और वो फिक्स हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है। चलिए अब आते हैं डिबेंचर्स पे। अब देखिए, जब डिबेंचर्स की बात करते हैं तो मैंने बोला डिबेंचर या तो सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड होते हैं। अब जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंडिया में हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, तो ठीक है, इंडिया में सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। दूसरी बात आता है कि ये डिबेंचर्स कुमुलेटिव हो सकते हैं या नॉन कुमुलेटिव डिबेंचर्स हो सकते हैं। कुमुलेटिव का मतलब है किसी भी डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट रेट मिलना है, इंटरेस्ट रेट या उसी को कूपन रेट कहते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट मिलना है अगर वो हर 6 महीने या 1 साल पे मिल रहा है, ठीक है, जैसा भी मेंशन है उस डिबेंचर पे कि इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने पे मिलेगा या 1 साल पे मिलेगा, तो अगर हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वेदर इट इज़ फिक्स और फ्लोटिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो वो सारे डिबेंचर होते हैं नॉन कुमुलेटिव, यानी जहाँ पे आपको हर साल रिटर्न मिल रहा है। और ऐसे डिबेंचर जहाँ पे आपके एनुअल जो भी इंटरेस्ट आपको मिलने थे, जो रिटर्न इंटरेस्ट रेट मिलने थे, ये कंपनी आपको नहीं पे कर रही है, कंपनी के पास है, लेकिन वो कंपाउंडली ऐड हो रहे हैं, और जब आपका डिबेंचर मैच्योर होगा तो वो फेस वैल्यू जो उस पर लिखा है जिस पे आपने ख़रीदा था पहले, तो आपको वो फेस मतलब वो फेस वैल्यू के साथ आपके उतने सालों के इंटरेस्ट कंपाउंडली ऐड होके अगर मिलते हैं तो वो कुमुलेटिव डिबेंचर कहलाएगा। पर इंडिया में डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, दे आर रिडीमेबल, यानी मैच्योरिटी पे वो रिडीम किए जाते हैं, फेस वैल्यू मिलती है, और दे आर मोस्टली और यूजुअली नॉन कुमुलेटिव डिबेंचर्स, यानी रिटर्न सालाना मिलता है। तीसरी तरह की फिक्स कूपन रेट वर्सेस फ्लोटिंग कूपन रेट डिबेंचर। मैंने बता दिया, अगर कोई डिबेंचर है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट यानी जो फेस वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग अगर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस है, तो जो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो आपका फिक्स कूपन रेट डिबेंचर हो जाएगा। और अगर जो भी डिबेंचर है अगर उस पर जो कूपन या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगर वो रेपो रेट या MCLR से लिंक्ड है, ठीक है, तो वो फ्लोटिंग कूपन रेट डिबेंचर कहलाएगा। चौथा क्या होता है, कन्वर्टिबल वर्सेस नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर जो आपने लिया, आपको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है और मैच्योरिटी पे आप उसे रिडीम कर देंगे, कंपनी को बेच देंगे, आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी, ये होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल क्या होते हैं कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं उन पे ये मेंशन्ड होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद
ओके, जो बॉन्ड होल्डर है वो इसे शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद अगर कोई डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सके, मे बी पार्सली और फुली कन्वर्जन, ठीक है, पार्सली कन्वर्ट हो सकता है या फुली कन्वर्ट हो सकता है शेयर्स में, लेकिन जो शेयर्स में कन्वर्जन होगा वो प्री डिटर्मिन रेट पे होगा। यानी उस डिबेंचर पे लिखा होता है कि किस प्राइस पे ये डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होगा। और मान लीजिए अगर कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर फुली शेयर्स में कन्वर्ट हो गया आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट प्री डिटर्मिन रेट, जो भी प्राइस रेट पहले से तय की गई थी, तो अब आप बॉन्ड होल्डर नहीं, अब आप इक्विटी होल्डर हो गए। तो आप बॉन्ड होल्डर थे तो आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा था, जब आप इक्विटी होल्डर हो जाएंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा क्या, डिविडेंड। तो आपको एनुअल डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी देती है तो। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, उसको रिजर्व में रख के उससे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगर आप शेयर बेचते हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन होगा डिपेंडिंग अपॉन शेयर्स के जो भी मार्केट वैल्यू हैं। पांचवी तरह की जो डिबेंचर होती हैं वो होती हैं जीरो कूपन वर्सेस प्रीमियम कूपन डिबेंचर्स। जीरो कूपन डिबेंचर का मतलब, जब भी जीरो कूपन डिबेंचर या जीरो कूपन बॉन्ड की बात की जाती है तो ये सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको डिस्काउंटिंग रेट पे बेचा जाता है। यानी मान लीजिए कि 1 लाख का बॉन्ड है, अगर उसको 90,000 में बेचा गया तो मैच्योरिटी पे जब भी 5 साल 7 साल बाद वो मैच्योर होगा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा कम हो गया, पर आप मान लीजिए कि लेट सपोज कि 10 लाख का बॉन्ड है, ठीक है, आपने उसको 7 लाख में ख़रीदा, ठीक है, तो 10 अगर एक डिबेंचर है, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है, उस पर 10 लाख लिखा है, आपने डिस्काउंटिंग रेट 7 लाख में ख़रीदा, यानी कंपनी ने आपको 7 लाख में बेचा, तो 5 साल बाद आपको 10 लाख मिलेगा, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू है वो मिलती है टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उससे पहले बेची जाती है कम दाम पे, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग रेट पे ये सब जीरो कूपन बॉन्ड्स या डिबेंचर होते हैं। प्रीमियम कूपन बॉन्ड्स या डिबेंचर वो होते हैं जिन पे कि आप जिस फेस वैल्यू जिस प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, मैच्योरिटी पे आपको ज़्यादा प्राइस मिले। तो ऐसे डिबेंचर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिबेंचर पे ये मेंशन्ड होगा कि अभी आप इसे 7 लाख में ख़रीदो, अब जब 5 साल बाद आप इसे रिडीम कराओगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे, ठीक है। तो वो प्रीमियम कूपन डिबेंचर होते हैं। इसके अलावा सब ऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स होते हैं, ये इन्फीरियर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। सब ऑर्डिनेट डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि देखिए, ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, जिन पे कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। और इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनका क्लेम जो होता है फर्स्ट क्लास डिबेंचर्स के बाद आता है। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी या फॉर्म है, वो अपने बैंक को लाइबिलिटी नहीं चुका पा रही है, ठीक है, जो भी उसको लोन्स वोन्स भरने हैं, या मान लीजिए जो कंपनी के लॉसेस हैं वो ओनर्स के कैपिटल से ज़्यादा हो गए, तो वो बैंकरप्सी की केस होती है। तो अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होती है, उसके एसेट बेच के जब पैसे चुकाए जाएंगे तो सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं बैंकों के, क्योंकि दे आर दी फर्स्ट क्लास क्रेडिटर। बैंकों के साथ साथ उस फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके फर्स्ट क्लास बॉन्ड होल्डर भी आते हैं, ठीक है। तो बैंक्स और फर्स्ट क्लास बॉन्ड होल्डर को पहले पैसा दिया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो सब ऑर्डिनेट डिबेंचर्स होल्डर्स को दी जाती है। इन्हें क्यों दी जाती है उनके बाद, क्योंकि इनको हायर इंटरेस्ट दिया गया था और इनका क्लेम फर्स्ट क्लास बॉन्ड होल्डर के नीचे आता है। अब सब ऑर्डिनेट डिबेंचर होल्डर्स को भी पैसा अगर दे दिया गया, जो कंपनी की सब ऑर्डिनेट डेट कहलाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं आपके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, उनको पैसा दी जाएगी, फिर कुछ पैसा बचेगा, तब वो नॉर्मल शेयर होल्डर्स में बटेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होता है बिकॉज वो नॉर्मल शेयर होल्डर्स के ऊपर आते हैं, और सब ऑर्डिनेट डिबेंचर होल्डर्स उस प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के भी ऊपर आते हैं, ठीक है, पर फर्स्ट क्लास बॉन्ड होल्डर के ये नीचे होते हैं। ये सारी बातें तो हो गई। अब इस लेक्चर में एक आखिरी बात ये समझिए कि यहाँ मैंने कुछ नोट भी लिखा है। ये नोट क्या है कि नोट देखिए, जो भी बॉन्ड होल्डर होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो चाहे लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो, बॉन्ड होल्डर को हम क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है, पैसा देने वाला, लोन देने वाला।
तो बॉन्ड होल्डर को क्या रिटर्न मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेस किया, यानी इक्विटी परचेस किया है। तो अगर इन्होंने कंपनी में मालिकाना हक खरीदा है तो ये ओनर्स या इक्विटी होल्डर्स कहलाते हैं। इनको क्या रिटर्न मिलता है, तो एक तो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, और दूसरा कि जो ये शेयर्स अपने पास रखे हैं जब उसको बेचेंगे तो जो भी उसकी उस समय करंट मार्केट वैल्यू होगी उस पर बेचेंगे। तो इन्होंने जिस प्राइस पे ख़रीदा था और जिस मार्केट वैल्यू पे बेच रहे हैं अगर वो ज़्यादा है तो जो कुछ इनको मुनाफा होगा वो कैपिटल गेन कहलाता है, एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल बी टैक्स्ड। ओके, अब अच्छा, शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स को मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कैसे फ़ायदा होता है। तो उसके लिए लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन एग्जांपल, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई फॉर्म ए है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज फॉर्म ए। अब मैंने कहा ना, अगर ये कोई फॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये क्या है, लेट्स सपोज कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ये एक क्या होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। अगर ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन की तरह इसे ट्रीट किया जाएगा। तो अगर ये एक आर्टिफिशियल, मतलब अगर ये एक लीगल एंटिटी है तो इसके लीगल राइट्स हैं, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये क्या करेगी, ये टैक्स भरेगी, ये गवर्नमेंट को टैक्स भरेगी। तो जो कंपनीज जिसे हम एक लीगल एंटिटी कह रहे हैं, जिसके अपने लीगल राइट्स हैं, वो जब सरकार को टैक्स भरती है तो उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स, CIT, ठीक है। अब ये सरकार को कॉरपोरेट इनकम टैक्स भरेगी, ठीक है। अब ये जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स ये भरेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अपने इनकम पे टैक्स भरेगी। तो इसका इनकम जो होगा, इसका इनकम क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ओके, इसका इनकम जो कहलाएगा, अब आप ऐसे समझो कि ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी टैक्स भरेगी जिसको हम कॉरपोरेट इनकम टैक्स कहते हैं। ओके, इसको हम कहेंगे कॉरपोरेट इनकम टैक्स। अब ये कॉरपोरेट इनकम टैक्स कहाँ भरेगी, अपने इनकम पे भरेगी, ठीक है। तो कंपनी अपने इनकम या अपने प्रॉफिट पे, ठीक है। देखिए, ओनर्स का प्रॉफिट अलग होता है, कंपनी का प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है। तो कंपनी अपना जो टैक्स भरती है अपने इनकम या अपने प्रॉफिट पे भरती है। अब कंपनी की इनकम या प्रॉफिट क्या होती है, देखिए, जैसे ये फॉर्म था तो ये फॉर्म क्या है कि कोई प्रोडक्ट बना रही होगी, ठीक है। ये फॉर्म कोई प्रोडक्ट बना रही होगी जिसका प्राइस होगा P, और ये जो भी प्रोडक्ट बना रही है, से फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसका Q क्वांटिटी ये सेल करते हैं। तो जो ये क्वांटिटी सेल कर देते हैं, लेट सपोज QS क्वांटिटी वो सेल करते हैं एट P प्राइस, तो ये कंपनी की क्या हो जाएगी, रेवेन्यू। दिस विल बी रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के रेवेन्यू में से अगर हम कंपनी की टोटल कॉस्ट हटा दें, ठीक है, कंपनी के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल और बाकी जो कॉस्ट हैं, ये सब हम हटा दें, तो ये इस कंपनी की क्या कहलाती है, इनकम। इस कंपनी की इनकम या कंपनी की ये प्रॉफिट कहलाती है, ठीक है। तो जब भी हम कंपनी के रेवेन्यू से उसका टोटल कॉस्ट हटाते हैं तो उसकी इनकम या प्रॉफिट कहलाती है, ठीक है। अब इस इनकम या प्रॉफिट पे ये पहले देगा कॉरपोरेट इनकम टैक्स। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे मान लीजिए कि इस कंपनी का हमने टोटल, एक फॉर्म ए है, इसका टोटल रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो हमने किया, इसका इनकम, लेट सपोज इसका, इस फॉर्म ए का जो इनकम या प्रॉफिट है, ठीक है, इनकम या प्रॉफिट कितना है, लेट सपोज इट इज़ 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए है। तो अगर ये क्या भरती है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स भरती है,
एट द रेट ऑफ 22% और 30%, जो भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी। यहाँ हम सिंप्लिसिटी के लिए लेट सपोज कि कंपनी ने 30% CIT भरा है, तो 10 लाख का 30% कितना होगा, 3 लाख रुपए। तो ये जो 3 लाख रुपए हैं ये कंपनी ने भर दिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स अपने प्रॉफिट या इनकम का। अब बचते हैं हमारे पास कितने, 7 लाख रुपए। ठीक है, अब 7 लाख रुपए में से अब मान लीजिए कि 4 लाख रुपए जो है ये कंपनी रखती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वहीं पे अगर कंपनी 3 लाख रुपए प्रॉफिट बांटती है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है ये किनको मिलता है, ओनर्स ऑफ द कंपनी को। ठीक है, अब यहीं पे आ जाते हैं नॉर्मल शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। पहले आप समझिए, कंपनी ने जो भी इनकम किया, मुनाफा कमाया, ठीक है, उसने अपने इनकम या मुनाफे पे पहले टैक्स भरा जिसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहते हैं। अगर CIT 30% था तो उसने 3 लाख टैक्स भरा, उसके बाद बचे 7 लाख रुपए। अब ये कंपनी के 7 लाख में से अगर 4 लाख जो कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो टॉप ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम 7 लाख में से 4 लाख रुपए जो ये सरप्लस है इसको हम रिजर्व में डाल रहे हैं, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में डाल रहे हैं, क्योंकि इस 4 लाख से हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेंगे। तो जो भी टैक्स के बाद इस कंपनी के 7 लाख थे वो 4 लाख तो फर्दर इन्वेस्टमेंट में चले गए। तो जो फर्दर इन्वेस्टमेंट में गए वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाते हैं। अब इस कंपनी के ओनर्स में जो प्रॉफिट बटता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है। तो वो कितना बचेगा, 3 लाख रुपए। और यही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर नथिंग बट डिविडेंड। अब जब ये डिविडेंड बटेगा तो देखिए होता क्या है कि अब जो ओनर्स थे वो नॉर्मल शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको अगर कंपनी वोटिंग राइट से वंचित रखती है तो उनको एडिशनल बेनिफिट देती है कि उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, दे विल गेट अ फिक्स डिविडेंड। और दूसरी बात कि जब कंपनी के बैंकरप्ट होगी जब उसके एसेट बेचे जाएंगे उस समय प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के क्लेम नॉर्मल शेयर होल्डर से पहले आते हैं। तो अब ये 3 लाख रुपए सबसे पहले फिक्स डिविडेंड के तौर पे बटेगा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं। अब अगर ये 3 लाख रुपए फिक्स डिविडेंड देने में ख़त्म हो गए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स तक, तो नॉर्मल शेयर होल्डर्स को जो कि वोटिंग राइट्स रखते हैं या जो फुल ओनरशिप राइट रखते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी डिविडेंड अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए हैं तो उसको फिक्स डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो ओनर्स को मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी यही कंपनी जब कभी बैंकरप्ट होगी, ठीक है, तो फिर सबसे पहले बैंकों का पैसा चुकाया जाएगा, साथ ही साथ जो भी फर्स्ट क्लास बॉन्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स होल्डर हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं आपके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, उनके पैसे चुकाए जाएंगे, फिर नॉर्मल शेयर होल्डर्स के। तो यही फ़र्क होता है नॉर्मल शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। बाकी तो आप समझ गए। और ये जो नॉर्मल ओनर्स हैं अगर उनको अगर कुछ नहीं मिला तो हम ये कहेंगे कि भाई 3 लाख रुपए टैक्स में गए, कंपनी ने टैक्स भर दिया, 4 लाख इन्वेस्टमेंट में चला गया जिसको हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा, 3 लाख रुपए अगर फिक्स डिविडेंड बटा है तो बाकी ओनर्स को क्या मिला, तो उनको मिलता है कैपिटल गेन। क्योंकि देखो जितना कंपनी इन्वेस्ट करती है उससे कंपनी की इक्विटी बढ़ती है, ठीक है, कंपनी की इक्विटी बढ़ती है, यानी कंपनी की शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तो एक तो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है प्लस इक्विटी भी बढ़ती है। तो जो ओनर्स का जो है एक तो इक्विटी बढ़ेगा प्लस इनका कैपिटल गेन बढ़ता है, तो ये नॉर्मल ओनर्स के लिए फ़ायदा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी ये जो भी हैं आपके क्या बोलते हैं इनको, वेट अ सेकेंड, ये जो भी थे
कैश मैनेजमेंट, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटी, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिबेंचर्स, जो हमने ये सारे टाइप्स देखे, इन सबको लिखकर हम फैक्चुअली अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक अगले लेक्चर में हम क्या क्या ख़त्म कर देंगे, ये सरकार के शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म, इनको मैं लिखवा दूंगा। कॉमर्शियल पेपर्स और कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये इनको मैं एक लेक्चर में लिखवा दूंगा, यानी लेक्चर नंबर 67 में। डिबेंचर्स को हम कवर कर लेंगे लेक्चर नंबर 68 में, ठीक है। और इसके साथ हमारे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वापस से हम आ जाएंगे बैंक्स पे। तो फिर हम कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इनको देखेंगे। फिर हम डीएफआईज़ को देखेंगे। फिर जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको देखेंगे। फिर हम इंडिया में आ जाएंगे, जो भी हमारे बैंक्स हैं उनके जो भी ऑपरेशंस हैं उनका कि मतलब उनकी लेंडिंग रेट्स कैसे तय होती हैं, और उनके एनपीएज और जो भी बैंकिंग को लेकर जो भी लेक्चर्स हैं जो उनके ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो सब पे हम आ जाएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।